नमस्कार दोस्तों। आज हम हैं सुखमनी फिजियोथेरेपी पे, जहां हम मिलने वाले हैं डॉक्टर जसविंदर सिंह सुखमनी से। डॉक्टर साहब से मिलने के साथ साथ हम इन बातों पर चर्चा करेंगे कि दैनिक लाइफ में या रूटीन लाइफ में जो लोगों को दर्द से प्रॉब्लम हो रही है, वो एग्जैक्टली दर्द किस चीज का है, क्या है, इसके बारे में डॉक्टर साहब हमें डिटेल से बात करके बताएंगे। तो मैं अगली बात डॉक्टर साहब से करूंगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर जसविंदर सिंह सुखमनी हमारे बीच में है। सर, आप थोड़ा सा थैंक यू विशाल। जैसे आपने मेरा परिचय दिया, मैं फिर अपने आप को सभी श्रोताओं से अपना परिचय देता हूं कि मैं डॉक्टर जसविंदर सुखमनी फिजियोथेरेपी के नाम से हमारा एक सेंटर है कोटा में। और ये प्रोफेशन में मुझे ऑलमोस्ट 20 इयर्स हो चुके हैं। 20 साल की इस जर्नी में जो पेशेंट जो फिजियोथेरेपी को अवेयर नहीं थे, जो समझते नहीं थे क्या फिजियोथेरेपी है, आज वो भी अवेयर हुए हैं। और डे बाय डे इस ट्रीटमेंट को लेके, फिजियोथेरेपी को लेके लोगों का नजरिया, सोच, इसकी अनिवार्यता सब धीरे धीरे उनको पता लग रही है। और हर कोई मेडिसिन से दूर होना चाहता है। तो नो डाउट दिस इज द ओनली वे टू गेट आउट ऑफ द पेन। तो ये एक तरीका है आसानी से जिसमें आप दर्द से शरीर में राहत पा सकते हैं बिना दवाइयों के। तो ये जर्नी बहुत अच्छी रही है अभी तक। सर, हम भी देखते आए हैं, यहाँ तक कि कई बार लोगों के मुंह से सुना भी है कि सुखमनी फिजियोथेरेपी पर जाने पर सबसे बढ़िया बात ये होती है कि दर्द को पूरी तरह से समझा जाता है। सिर्फ इस बात का नहीं कि टेम्परेली आराम हो जाए, दर्द कहाँ से आ रहा है, दर्द कहाँ हो रहा है, इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत तरीके से दी जाती है और यही बात लोगों के मुंह से सुनने को मिलती है। तो सर, इस श्रेणी में हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे हमारे उन लिसनर्स के लिए जो एग्जैक्टली फिजियोथेरेपी को पूरी तरह से समझ भी नहीं पाए और थोड़ा समझते हैं कि इससे दर्द में आराम आता है। तो हम बस आपसे पहला हमारा क्वेश्चन ये है कि फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली क्या है और शरीर में किस तरह का काम करती है, इसके बारे में आप थोड़ा बता पाए हमें। देखो, फिजियोथेरेपी जो है एक अलाइड हेल्थ प्रोफेशन है जो कि रेगुलेट होता है हमारे इंडियन गवर्नमेंट में। यूजीसी के प्लेटफॉर्म पे इसका करिकुलम है 4 साल का, डिग्री कोर्स है 4.5 साल का, प्रॉपर इंटर्नशिप होती है। दूसरी बात कि ये मीडियम है विदाउट मेडिसिन ट्रीट करने का। अब इस ट्रीटमेंट में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं, बेसिक साइंस हम सारी पढ़ते हैं जो एमबीबीएस बीडीएस वाले पढ़ते हैं। पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, ये सारे हमारे कॉमन सब्जेक्ट्स हैं जो एमबीबीएस और बीडीएस वाले भी पढ़ते हैं। अच्छा, जैसे ही 3rd ईयर और 4th ईयर का सेगमेंट आता है, हम थोड़ा सा हमारे कंटेंट जो कोर्स कुरिकुलम का पार्ट है, इलेक्ट्रोथेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, बायोमैकेनिक्स, किनेसियोलॉजी, जो एक मूवमेंट हमारी बॉडी में हो रहा है उस मूवमेंट एग्जीक्यूट करने के पीछे मसल्स कैसे काम कर रही हैं, बोन्स कैसे काम कर रही हैं, लिगामेंट कैसे काम कर रहे हैं, वो स्टडीज हमारी बढ़ती चली जाती हैं। और फिर जो उनकी इंजरीज हैं, कंडीशंस हैं, जहाँ पेन है, उसको डिफरेंशिएट करते हुए, चाहे वो ब्रेन से रिलेटेड हो, वीकनेसेस मोटर की, मसल की वीकनेस हो, लकवाग्रस्त हो, तो ब्रेन के सॉर्ट ऑफ एजुकेशन चालू होती है। ऑर्थो से रिलेटेड जो इंजरीज हैं, आर्थराइटिस है, फ्रैक्चर्स हैं, पोस्ट फ्रैक्चर स्टिफनेस है, रिप्लेसमेंट्स हैं, या कोई डिजीज है आपकी, तो ये सारी इन्फेक्शन डिजीज, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, तो इन सब की स्टडीज ऑर्थो के अंदर होती है। फिर उसका पीटी मैनेजमेंट यानी फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट क्या होगा विदाउट मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन तो आप एक बार दिन में खाएंगे या 2 बार खाएंगे। अब वो मेडिसिन 8 घंटे आपको कितना सपोर्ट देगी मोरली जी। खाली आप एक कैप्सूल पे डिपेंड होके, एक टैबलेट पे डिपेंड होके अपने 50 किलो, 60 किलो, 80 किलो के वजन के शरीर को अपने को चला पाओ, वापस नॉर्मल कर पाओ, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, तो आपका ये फिजिकल मेडिसिन का जो पार्ट है फिजियोथेरेपी का, वो रोल प्ले करता है, जिसमें एक्सरसाइज थेरेपी, इलेक्ट्रोथेरेपी, ड्राई नीडलिंग, अब लेटेस्ट एडवांसेस में ड्राई नीडलिंग है, मैनुअल थेरेपी लेटेस्ट एडवांस में है, ऑस्टियोपैथी टेक्निक्स मैनुअल एडवांस में है,
आपका एडवांस में कायरोप्रैक्टिक टेक्निक्स है, ये एडवांसमेंट है। कपिंग एंड मायोफेशियल रिलीज ISTM टूल्स, ये आपका एडवांसमेंट है। तो साल दर साल FDM फेशियल डिस्टोर्शन मॉडल, जो कि US से अभी लेटेस्टली 15-20 साल में बहुत एग्रेसिवली एडवांस थेरेपीज आई हैं। तो ये सब थेरेपीज कुमुलेटिव इकट्ठा होके एक फिजियोथेरेपी के अंदर आती है। जी, ठीक बात है सर। फिजियोथेरेपी का इतना डिटेल वर्जन हमने सर से सुना है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ एक एक्सरसाइज ही नहीं है, फिजियोथेरेपी मल्टीपल टेक्निक्स का हिस्सा है जिसके जरिए पेन रिलीफ में बात आती है। और सर ने बताया कि ये विदाउट मेडिसिन प्रैक्टिस है, जिसमें बिना दवाई के आपको और आपके दर्द को ट्रीट किया जाता है, ताकि आप एक दवाई पे डिपेंडेंट ना रहें और आप उस दर्द को क्योर कर पाएं जो आपको दर्द परेशान कर रहा है। धन्यवाद सर। इसमें सर हमारा एक अगला सवाल ये होगा, जो अवेयरनेस बेस्ड है, लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि फिजियोथेरेपी एग्जैक्टली शरीर में करता क्या है कि दर्द दूर हो जाता है। इसके लिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट है कि दर्द को समझना पड़ेगा, पेन को। अब पेन जो है बहुत मल्टीपल लेवल्स पे होता है। पेन एक तरीके का सिम्टम है जी। सिम्टम यानी कि टेम्परेचर बढ़ गया बॉडी का, जिसको हम कहते हैं बुखार आ गया जी। तो टेम्परेचर रेज हुआ यानी एक सिम्टम है। अब वो बुखार किस वजह से आया? वायरल की वजह से आया जी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से आया, टॉन्सिलाइटिस की वजह से आया जी, ठीक है, आपका टाइफाइड की वजह से आया जी। कई मल्टीपल कारण हो सकते हैं। बुखार के मल्टीपल कारण हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते बुखार एक तरीके का क्या हो गया? सिम्टम। हैं, सिम्टम है। ऐसे पेन एक तरीके का सिम्टम है जो अच्छा। बॉडी अवेयर होती है, और ये गॉड गिफ्ट है। दर्द का अनुभव होना हमारे जीवन में एक सबसे बड़ा गॉड का गिफ्ट है। क्यों? क्योंकि हम किसी चीज को अप्रिशिएट करके उसको बता के उसको ठीक कर सकते हैं। यही लेप्रेसी के जो पेशेंट होते हैं, कोढ़ के मरीज, उनको दर्द का एहसास नहीं होता। पेन एक सिम्टम है जो हमें हमारी बॉडी को अवेयर करता है कि मुझे कब रुकना है, कब मुझे चलना है। अच्छा। बॉडी अपने आप रेस्पॉन्स करती है स्टिफ करके आपको कि भाई ज्यादा हिल मत, इंजरी और बढ़ जाएगी, तकलीफ और बढ़ जाएगी। तो बॉडी ऑटोमेटिकली स्पाज्म में टाइट हो जाती है, स्टिफनेस ले आती है, अकड़न पैदा कर देती है। तो उस अकड़न को हम गलत समझ लेते हैं। आज की तारीख में दर्द के कई कारण हैं होने के। आपकी अगर मसल टोन अच्छी नहीं है तो भी पेन होगा, आपका पोस्चर स्टेबिलिटी नहीं है तो भी पेन होगा, आप जो वर्क कर रहे हैं या जो कार्य कर रहे हैं उसमें आपका बॉडी का एक अलाइनमेंट सिस्टम उस वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए अगर वो बराबर बैलेंस नहीं है तो भी दर्द होगा। एक एग्जांपल दे लेते हैं कि जैसे कोई बाल्टी उठा रहा है, बकेट पानी की, जी। अब उसके पास हाथ में अगर स्ट्रेंथ नहीं है 15 किलो 14 किलो की बकेट को उठाने की, ठीक है, तो सारा लोड उंगलियों से कलाई पे जाएगा जी, अगर कलाई में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो लोड एल्बो पे जाएगा जी, एल्बो में अगर स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो शोल्डर पे जाएगा शोल्डर पे जाए, शोल्डर में स्ट्रेंथ नहीं होगी तो वो बॉडी में जाएगा सेंटर, और अगर सेंटर बॉडी में भी स्ट्रेंथ नहीं होगी तो हम क्या होंगे? अपोजिट साइड झुकते चले जाएंगे मैनेज करने के लिए। जी, जी, होता है, बिल्कुल ऐसा होता है, हो रहा है। अब इसको भी मैनेज करने की स्ट्रेंथ नहीं होगी तो बॉडी क्या करेगा? पेन कर, एकिंग करेगा। तो पेन एक तरह का अलार्म है, एक तरीके का अलार्म है कि देयर इज सम डिसफंक्शन बॉडी में आपके कहीं ना कहीं, या तो उस एरिया की मसल की स्ट्रेंथ होल्ड करने की कैपेसिटी, शरीर की इस पोस्चर को मेंटेन करने की कैपेसिटी स्ट्रेंथ या तो नहीं है जी, या जो आप वर्क कर रहे हो वो वर्क को एग्जीक्यूट करने के लिए जो लोड बॉडी में चाहिए, जो स्ट्रेंथ पावर चाहिए, वो आपके पास नहीं है, चाहे वो काम के लिए हो या अपने आप को संभालने के लिए। जी। तो पेन को समझना बहुत जरूरी है, उसके पीछे डायग्नोस होना बहुत जरूरी। खाली ऊपर से ही हम ऑन डॉक्यूमेंट या किसी एक जैसे MRI की रिपोर्ट में आता है प्रोलैप्स, जस्ट खाली ये मान के हम सोचे कि पेन हो रहा है तो उस गलत है। गलत। आपका हॉरिजन जो है सोचने का या चीजों को देखने का वो बिल्कुल बड़ा होना चाहिए। तो थिंकिंग, लेटरल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उस चीज को लेके। तो कुल मिला के
ये सब चीजें जो हैं वो ऐसा नहीं कि आप जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो उनसे फटाफट आ जाती हैं। ये जितना टाइम आप पेशेंट के साथ इन्वेस्ट करते हो, उनको सुनते हो, उनको समझते हो, उसकी वजह से ही ये चीज निकल के आती है कि आप कितने अच्छे से डायग्नोज कर पाते हो चीजों को। आपकी बात से हम ये समझ पाए हैं कि फिजियोथेरेपी जो है वो दर्द को समझने की एक व्यवस्था है और समझने के साथ साथ उसका सही उपचार करने की एक व्यवस्था है, व्यवस्था जिसमें बिना दवा, एक्सरसाइज और थेरेपीज के माध्यम से दर्द को दूर किया जाता है। सही बात है। ठीक बात है सर। इसके बाद सर हम बात करते हैं, कई लोग सर जैसा अभी आपने हमको बताया कि जब दर्द होता है तो उस दर्द को टेम्परेरी दर्द समझ के एक पेन किलर खा लेते हैं, और जब वो पेन किलर खा लेते हैं तो उनको उस क्षण आराम आ जाता है। तो ये नुस्खे जो कहीं से सुने हुए होते हैं उनका इस्तेमाल करता है वो। तो हमारा सवाल ये था सर कि फिजियोथेरेपी और पेन किलर में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? तो छोटा ही सवाल है पर लोगों को जानना जरूरी है कि वाई पेन किलर और वाई फिजियोथेरेपी। पेन किलर क्या करते हैं, आपको एक टैबलेट की बात करें हम, तो वो क्या करता है, आपको 7-8 घंटे एक ब्रेन को एनवायरनमेंट दे देता है जहां पर आपको पेन के सिम्टम्स एप्रिशिएट नहीं होते, जी। यानी दिमाग को एहसास नहीं होता है कि मुझे शरीर चलाने पे दर्द हो रहा है। और जब तक उसका असर रहता है 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तब तक वो पता नहीं लगता है। और जैसे असर खत्म हो जाता है वैसे ही हम जो हरकत करते हैं हमें दर्द का एहसास वापस हो जाता है। तो पेन किलर जो है, उसको जो हम नॉर्मल हिंदी की भाषा में कहते हैं गोली, दर्द की गोली। तो गोली क्या है कि गोली यानी टालना। आप अपनी तकलीफ को ठीक नहीं कर रहे हो बट कि उसको डिले कर रहे हो, टाल रहे हो। टाल कैसे रहे? जब आपको 6 घंटे दर्द का एहसास नहीं होगा तो आपको लगेगा मैं ठीक हो गया। तो चीजें जो ट्रीटमेंट टाइमली लेना चाहिए, फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे, वो आप लेते हो 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने बाद। हाँ। तो वो जब तक जो कंडीशन एक्यूट रहती है, एक्यूट में अगर हम फिजियोथेरेपी लेंगे, ट्रीटमेंट लेंगे तो जल्दी रिकवर करेंगे। उसका टाइम पीरियड 4 से 7 दिन में ठीक होने का है। अच्छा। किसी केसेस में बुजुर्गों में 10 दिन लग जाते हैं। बट ये है कि आप फर्स्ट डे, सेकंड डे आ जाते हो तो आप 10 दिन, 15 दिन के बाद आते हो तो वो सब एक्यूट कंडीशन है। सब एक्यूट कंडीशन की रिकवरी का फेज भी 10 से 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन का है। डिपेंड होता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसे आप मोर देन 20 डेज के बाद आते हो, 3 वीक निकालने के बाद, तो वो कंडीशन क्रोनिक की तरफ चली जाती है। तो उस क्रोनिक में, जैसे घुटने के दर्द के मरीज हैं, घुटने का दर्द का मरीज साल भर 1-1.5 महीना तो अपने खुद के नुस्खे अपनाता है। मोजा पहन लेगा, क्रैप बैंडेज लगा लेगा, क्रीम लगा देगा, गोली खा लेगा दर्द की। बट वो महीने भर बाद भी पता लगता है दर्द तो है, दर्द तो है, वो वही है। वही है। फिर उस महीने को और 1-आध महीना टाल देता है, तो टालने के बाद 2, 2.5-3 महीने के बाद हल्का सा चाल में फर्क आने लग जाता है। देखा है ये बात, आप सही ठीक है। तो चाल में जब फर्क आया यानी कि डी अरेंज होने लग गई चीजें। जो हमारा बॉडी का नॉर्मल पोस्चर है वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डी अरेंज हो रहा है। उसकी नॉर्मलिटी खत्म करके हम कोई अल्टरनेटिव चीज, अल्टरनेटिव तरीके से अपने इस्तेमाल कर रहे हैं शरीर को। तो जब ये इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस टाइम पे उस एरिया की जो मांसपेशियां हैं, जो बोन्स हैं, जो लिगामेंट है, उनके ऊपर एक डिफरेंट टाइप का फोर्सेस लगती हैं, प्रेशर चेंज हो जाता है। अब उसकी वजह से जो चीज को अपन बचा रहे हैं उसकी जगह 2 नई जगह और दर्द पैदा हो जाता है। फिर उसमें टाइम ज्यादा लगता है ठीक होने में, 1 महीने से 3 महीने लगते हैं। कोई जल्दी एज ग्रुप का है तो 25 दिन, 20 दिन में भी ठीक हो जाता है। तो ऐसे वेरी करता है। अब दूसरा बात, ये तो हो गई टैबलेट की। अब आ गई मल्लम, क्रीम, ट्यूब, बाम, स्प्रे, कि वो लगाने चाहिए या नहीं लगाने चाहिए, या उनकी कितनी यूजेबिलिटी है पेन को लेके। तो आपको एक है ना बेसिक कॉमन सेंस समझना पड़ेगा। कॉमन सेंस क्या है? ये आज की तारीख में जितने भी बाम, मल्लम, क्रीम, स्प्रे, जो भी जेल है, ये ओटीसी प्रोडक्ट हो गए, ओवर द काउंटर बिकने वाली चीजें, जिनका प्रचार बहुत आसानी से आप टीवी पे देखते हो, विजुअल्स में, सोशल मीडिया पे। जैसे डॉक्टर ऑर्थो है, कितना प्रचार होता है ऑयल का, क्रीम का, जेल, स्प्रे, बिल्कुल ठीक है। वोलिनी है, ऐसे ये ओटीसी प्रोडक्ट्स हैं। तो उनकी अवेयरनेस इतनी फैलाई जा रही है प्रोडक्ट की परचेज करने के लिए। बट हर दर्द, यानी कि मैं ये कहता हूं कि आपको दर्द किस वजह से हुआ ये जानना जरूरी सबसे पहले। जी। अब वो कैसे कि आपको चोट तो लगी नहीं,
अधिकतर जितने मरीज हमारे क्लिनिक पे आते हैं वो सब कहते हैं पेन हो रहा है। अब मैं पूछता हूँ कि क्या हुआ, कहीं गिर गए? तो वो कहते हैं नहीं, गिरे नहीं। कहता हूँ कि अच्छा किसी ने मारा? तो कहते हैं नहीं, मारा भी नहीं। अगर किसी की चोट लग गई किसी से? तो वो कहते हैं चोट भी नहीं लगी। कहीं टकरा गए? कहते हैं टकराए भी नहीं। फिर मैं पूछता हूँ क्या हुआ, अचानक दर्द क्यों आया? तो कह रहे हैं कि भाई रूटीन में ही अपना काम करते हैं जो करते आ रहे हैं और दर्द हो रहा है। तो हमारी सभ्यता में पुराने जब चोट लगती थी, घाव लगते थे, तभी मल्लम क्रीम का इस्तेमाल होता था। का इस्तेमाल होता था। आपको कोई घाव या चोट तो लगी नहीं है, ठीक बात है। आप वो लगा रहे हो, लगा के तकलीफ भी नहीं जा रही है, उल्टा बढ़ रही है। बढ़ रही है। आपको उस क्षण 10 मिनट 15 मिनट तो राहत मिलेगी, बस 15-20 मिनट 1 घंटे की राहत के बाद 2 घंटे बाद जो उसकी स्टिफनेस का पैरामीटर है, अगर नापने का मापदंड हो हमारे पास, तो वो उससे बढ़ा हुआ नजर आएगा। अच्छा। अगर मैं यूं कहूं कि आपको चोट दर्द हुआ और आपके अगले दिन स्टिफनेस 10 पे रही, तो अगर आप क्रीम ट्यूब बाम वगैरह लगाते हो तो वो स्टिफनेस 10 की जगह अगले दिन 12 हो जाएगी। 12 होगी या 15 होगी या 20 होगी, और डे बाय डे वो बढ़ेगा। उसका भी कारण है कि वो क्यों बढ़ रहा है, दर्द और अकड़न क्यों आ रही है और स्टिफनेस क्यों हो रही है, वो जा क्यों नहीं रहा लगाने के बाद भी। हाँ, उसका कारण बेसिकली जो आपने पहले वाली बात कही उसी से निकल के आता है। इसका कारण क्या है कि जब हम कोई भी ये ट्रॉपिकल एजेंट लगाते हैं, यानी चमड़ी पे कोई भी चीज लगाते हैं दर्द निवारक जी, उसमें या तो मेंथोल रहता है या उसमें कैप्सिकम मिर्ची रहती है। अच्छा। ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ी सी हमें चमड़ी पे लगती है जलन या ठंडक मिलती है। अब वो क्या करता है, आपका ब्लड को रश करता है आप उसकी तरफ। अब जब ब्लड रश करता है तो वहां पर ब्लड तो आ गया, बट आप दर्द में तो आप कोई मूवमेंट तो कर ही नहीं रहे। तो ब्लड का इस आने से और मूवमेंट ना होने से दर्द की वजह से, तो वहां क्या हो गया, वो इकट्ठा हो जाता है। अब जैसे जैसे वो ब्लड जितना इकट्ठा होता जाएगा, वहां पर हमारा लिम्फेटिक ड्रेनेज, जो एक सर्कुलेटरी सिस्टम के एडजोसेंट सिस्टम होता है हमारा, जो कि वेस्ट मैनेजमेंट का काम करता है, गंदे खून को निकालना, सूजन को बाहर निकालना, वो अल्टर्ड होने लग जाता है, यानी कि उसका काम हैम्पर होने लगता है। अच्छा। और जैसे वो हैम्पर होता है तो वहां उस एरिया में सूजन के साथ स्टिफनेस आने लगती है और पेशेंट की दर्द और तकलीफ बढ़ती ही ना कि घटती। घटती नहीं। तो उसका कोई बहुत बड़ा फायदा नहीं है लगाने का, क्षणिक आराम। क्षणिक आराम है। अब जैसे कोई कहेगा सर स्पोर्ट्स वाले तो लगाते हैं, क्रिकेट खेलने वाले को हम देखते हैं स्प्रे लगा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि वो एक इंजरी का इम्पैक्ट है। अच्छा। जो कि उसको पता है इस वजह से हुई है मुझे, और उसको वापस खेल पे दौड़ना है, दौड़ना है, तो वो इसलिए वो उसका सहारा लेता है उस मोमेंट पे, और उसके बाद वो खेलता भी, एग्जीक्यूट भी करता है, मूवमेंट भी करता है। तो आप अगर मूवमेंट कर रहे हो और ये लगा रहे हो तब तो कोई नुकसान ज्यादा देखने को नहीं मिलता। हाँ। बट आप लेटे लेटे सोते से पहले लगा रहे हो तो आपको अकड़न ही पैदा करेगा, दर्द ही बढ़ाएगा, तकलीफ भी बढ़ाएगा। तो ये दोनों केसेस डिफरेंट है। स्पोर्ट्स के केस में और रेगुलर लाइफ के केस में बहुत फर्क है सर। बट हम कॉमनली सबको एक ही पैरामीटर पे सोचते हैं कि यार वो लगा रहा है तो हम क्यों नहीं लगा सकते। उसकी कंडीशंस अलग है, उसका तरीका अलग है, उसका बॉडी के मूवमेंट्स अलग है। आप क्या? बिल्कुल सही बात है सर। हमने कई बार ये बात नोट करी है कि जब हम फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट या इन एनी केस एनी पेन रिलीफ के लिए जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो हमें पहले हिदायत दी जाती है कि इसके ऊपर आप किसी तरह का कोई मालिश ना करें, कोई रब ना करें, कोई स्प्रे ना छिड़के। पर चूंकि आपने बताया प्रोपेगेंडा प्रोडक्ट्स की इन्फ्लुएंस इतना जबरदस्त होता है कि व्यक्ति को लगता है इससे आराम आएगा और एडवाइजेबल लोकल एडवाइस में वो उन चीजों को लगा लेता है। ठीक बात है सर। सर आपने हमको फिजियोथेरेपी और पेन किलर के बारे में इतना डिटेल में बात बताई है। हमारा सर एक सवाल ये भी है कि जो फिजियोथेरेपी बेसिकली किन किन प्रॉब्लम में इफेक्टिव है। मतलब पेन तो ऑब्वियसली है ही, मतलब कुछ कुछ ऐसी डिजीज के बारे में हम जानना चाहेंगे कि इनके लिए तो बाय डिफॉल्ट फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब्ड है, आप सीधा फिजियोथेरेपी की तरफ मूव करें। अब इसको हम 2 सेगमेंट में बांटते हैं। एक तो हो गया आपका न्यूरल कंट्रोल अगर पुअर हो जाता है, यानी कि जैसे लकवाग्रस्त स्थिति हो जाती है जी। ठीक है, तो लकवाग्रस्त जैसे फेशियल पैरालिसिस है जी, चेहरे का लकवा। ठीक है, आप बिना कहे कोई फिजिशियन आपको एडवाइस देता है या नहीं देता है,
कोई आपको न्यूरोफिजिशियन एडवाइस देते हैं या नहीं देते हैं। आप तीसरे दिन, दूसरे दिन, पहला दिन हो तो बेस्ट है, अगर नहीं होता तो दूसरे तीसरे दिन से आप फिजियोथेरेपी शुरू करें। आपको जो रिकवरी है वो लगभग 10 दिन से लेके 25 दिन के अंदर मिल जाएगी। डिपेंड करता है कि वो जो नर्व पे जो इंजरी है, क्योंकि जो फेशियल पैरालिसिस या बेल्स पाल्सी होती है उसमें मैक्सिमम कारण जो होता है वो एक न्यूरोटोमेसिस होता है। न्यूरोटोमेसिस यानी माइल्ड कंप्रेशन ऑफ फेशियल नर्व। ठीक बात है। तो वो जल्दी रिकवर होती है। हाँ, एक्सोनल कंप्रेशन हुआ किसी इन्फेक्शन की वजह से तो वो डिले होगा, बट वो केसेस 10 में से 5, 2, 3 ऐसे रहते हैं। बट 90% जो केसेस हैं वो माइल्ड कंप्रेशन न्यूरोटोमेसिस के होते हैं। सेकंड, आपका पार्किंसन, जहां आपका कोऑर्डिनेशन पुअर हो रहा है, पैरालिसिस, स्ट्रोक के केसेस, स्पाइनल कोड इंजरी, वो टोटली फिजियो पे डिपेंड है वापस खड़ा होने के लिए। अच्छा, अगर आप सर्वाइकल के लेवल पे आपकी स्पाइनल कोड में इंजरी है, फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो गया दोनों हाथ दोनों पैरों में, तो टोटल उसके मूवमेंट रिगेन करने के लिए फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट। आप जो सोचो कि खाली दवाई से वो खड़ा हो जाएगा, कतई नहीं हो सकता। अच्छा, मतलब फिजियोथेरेपी प्रिस्क्राइब है ही। पोस्ट फ्रैक्चर के केसेस हैं, आपकी फ्रैक्चर की हीलिंग हो गई, वंस ऑर्थोपेडिशियन कह देते हैं आपको कि आपकी हीलिंग अच्छे से हो गई है, तो उसके बाद वो खुद भी एक्सरसाइज एडवाइस करते हैं। कई बार पेशेंट की फाइनेंशियल कंडीशन देख के ऑर्थोपेडिशियन कहते हैं आप घर पे कर लो। अच्छा, खुद कर लो, सिखवा देते वहां पर उनके फिजियोथेरेपिस्ट से। बट मैं पेशेंट को ये एडवाइस करूंगा कि खुद आज के टाइम ड्यूरेशन में खुद से एफर्ट मिनिमम लगते हैं, मैक्सिमम नहीं लगते हैं। वो गाइडेंस भी नहीं होते हैं। हाँ, और किसी का कंट्रोल भी नहीं है, और फिर कोई टाइमिंग भी नहीं है। उसको जब समय मिलेगा कर लेगा, जब इच्छा होगी कर लेगा। लैक ऑफ डिसिप्लिन तो वहां रिकवरी आती नहीं आएगी सर। तो आप प्रॉपरली एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, वो उनके क्लिनिक पे जाएं या उनको होम एडवाइस पे करें। मेरे एक और इसमें सजेशन है कि आप होम ट्रीटमेंट लेने की जगह क्लिनिकल ट्रीटमेंट लें, क्लिनिक पे जाके, वो ज्यादा बेटर। क्योंकि वहां रिसोर्सेज हैं। आज हम देख रहे हैं हमारे पीछे हमारे इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, ये इक्विपमेंट्स क्या घर जा सकते हैं? नहीं सर, इतना बड़ा सेटअप नहीं जा पाए। क्या ये साइकिल बाइसिकल घर जा सकती है? नहीं जा सकती। तो पेशेंट को घर पे लग्जरी तो है कि उसको ट्रेवल नहीं करना पड़ रहा, आराम से घर पे बैठे सुविधा मिल रही है, बट वो सुविधा उसके लिए है ही नहीं फायदेमंद। टेम्पररी और कुछ कमी की मेरा ये मानना है कि घर पे किया हुआ ट्रीटमेंट, अगर कोई 30 दिन जा रहा है लगातार, तो उसकी रिकवरी 20-30% आएगी। वही अगर क्लिनिक पे जा रहा है तो वो रिकवरी 50% से 80% के बीच में आएगी। इतना डिफरेंस है। ठीक बात है। अच्छा, घर के टाइमिंग्स लिमिटेड है, क्लिनिक पे टाइमिंग ऊपर नीचे होता रहता है, हमेशा ज्यादा ही मिलेगा, आपको कम नहीं मिलेगा ज्यादा, क्योंकि एक्टिविटीज ज्यादा होती है। जी, ठीक बात है सर। अभी इसमें आप स्पाइन को छोड़ गए हम, आज की सबसे कॉमन चीज है स्पाइन में दर्द। जी सर, शार्टिका, स्पाइन का दर्द, गर्दन का, कमर का दर्द। और पेशेंट बहुत कंफ्यूज भी है, क्योंकि इतनी सोशल मीडिया पे चीजें दिखती हैं। कोई आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट देखता है, कोई हिजामा देखता है, कोई कपिंग देखता है, कोई कायरोप्रैक्टिक की क्रैकिंग देखता है कि यार इससे ठीक हो जाता है, कोई ऑस्टियोपैथी के मैनुअल देखता है। तो मेरा ये मानना है कि पर्टिकुलरली एक टेक्निक से कभी कोई चीज ठीक नहीं हो। फ्रैक्चर के बाद स्पाइन पेन, सर्वाइकल, लंबर, थोरेसिक या पोस्चर रिलेटेड स्पाइन के पेन, इन सब में आपको बिना सोचे समझे फिजियोथेरेपी पे आ जाना चाहिए। दूसरी बात, जो रेपिटेटिवली लॉन्ग स्टैंडिंग करते हैं, लंबे खड़े रहते हैं, या जिनका वियर एंड टियर बॉडी का बहुत है, चोट जैसे स्पोर्ट्स इंजरीज है। हाँ, तो आप स्पोर्ट्स इंजरी है तो आप जैसे बॉडी को रेस्ट कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए, आपको वापस ग्राउंड पे पहुंचने के लिए फिजियोथेरेपी की एटमोस्ट रिक्वायरमेंट है। तो जहां भी पेन, स्टिफनेस, इंजरीज मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में, यानी कि हमारे ढांचागत सिस्टम में जरूरत है, वहां पर अपने को
फायदा मिलेगा। कई बार लोग कहते हैं झुनझुनी आ रही है सर, सुनपन आ रहा है। अरे सुनपन का इलाज भी फिजियोथेरेपी में, बट ये है कि वो समझना पड़ेगा कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो आपका चुनाव जो है फिजियोथेरेपिस्ट का, वो ही आपको रिलीफ की गारंटी लाता है, या उसमें कितनी जल्दी आराम मिलेगा उसके तरफ अग्रसर करता है, कि उसको एक्सपीरियंस कितना फिजियोथेरेपिस्ट के आपके, कितना डीप वो समझता है पेन को, अंडरस्टैंडिंग क्या है, डायग्नोसिस क्या है, प्रोग्नोसिस क्या है, और वो क्या टारगेट बना के चल रहा है कि पेशेंट 5 दिन में ठीक होगा या 10 दिन में होगा या 15 दिन में होगा, या कोई, क्योंकि हम कोई कार्य कर रहे हैं तो अपन एक दिमाग में लगा लेते हैं कि यार ये 10 से 20 दिन में हो जाना चाहिए, तो अपन फोकस्ड है उसके पीछे, कार्य के पीछे। तो ऐसे ही इसमें प्रोग्नोसिस है। कोई भी डॉक्टर है अपन को बताता है बुखार आ गया, क्या 5 से 7 दिन में ठीक हो जाएगा बुखार, बताता है ना। बिल्कुल। तो वो एक तरीके का प्रोग्नोसिस है, क्या ये इतने दिन में अचीवेबल है कि रिकवर हो जाएगा, उससे कॉन्फिडेंस झलकता है क्लिनिशियन का। बिल्कुल। अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है उस प्रॉब्लम को लेके, तो वो चुनाव करना थोड़ा डिफिकल्ट है, बट आप थोड़ा सा गूगल करेंगे, थोड़ा रिव्यू लेंगे, थोड़ा आसपास बात करेंगे तो आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होगी। हो सकता है कई बार वो डिसीजन गलत भी हो जाते हैं, ऑल फिंगर्स आर नॉट इक्वल, बट फिर भी आप ट्राई करें कि आप अपने बेस्ट का चुनाव करें। तो हमारे अगले सवाल का जवाब आपने इसी सवाल में दे दिया। हम बस ये जानना चाहते थे कि एक पेशेंट अपने फिजियोथेरेपिस्ट का चुनाव कैसे करे, पर आपने उस बात का जवाब पहले ही हमको दे दिया। सर अभी तक हमने जो बात करी वो हमारी सारी बात थी, अवेयरनेस बेस्ड चर्चा थी सारी हमारी। सर हम एक लाइफस्टाइल बेस्ड और प्रिवेंशन से रिलेटेड सवाल है सर हमारा, क्योंकि हम लोगों को भी बताना चाहेंगे कि ये जो लोग ऑफिस में 8 से 10 घंटे बैठते हैं, ये क्या ऐसी गलती करते हैं कि इनको पेन हो जा रहा है, किसी को कमर में, किसी को गर्दन में, इससे रिलेटेड, क्योंकि ये सवाल मुझे लगता है कई पेशेंट को वहीं होल्ड कर देने वाला है अगर उन्होंने आपकी बात फॉलो करी तो। सर देखो ये चीज अगर मैं यहाँ बताऊंगा, चलो बताना भी चाहिए, अवेयरनेस का पार्ट है, इस सोशल अवेयरनेस भी फैलानी चाहिए, एक अच्छे क्लिनिशियन का पार्ट है कि वो जागरूकता भी फैलाए, प्रिवेंशन पे भी काम करे, ना कि हमेशा इसी सोच के पीछे जाए कि वो सिर्फ मरीजों का इलाज करे। जी जी ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट, जो व्यक्ति 8 घंटे 10 घंटे जॉब कर रहा है, उसके पास उसकी वो जॉब करने की स्ट्रेंथ नहीं है, उसका बॉडी का जो मसल टोन है उस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बराबर नहीं है। अच्छा। और वो बराबर क्यों नहीं है? क्योंकि बिकॉज ऑफ सीडेंटरी लाइफ स्टाइल, जो हमारी आज की लाइफ स्टाइल है, लेट सोना, लेट उठना, ज्यादा वॉक नहीं करना, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, स्पोर्ट्स नहीं है, ना साइकिलिंग है, ना स्विमिंग है, ना कोई गेम खेलना है, सिटिंग है, मोबाइल है, स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होना, तो ये एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से आपके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं। दूसरा, पोस्चर। जनरली आप जितने भी ऑफिस सिटर्स देखेंगे 8 से 10 घंटे जॉब करने वाले, ये स्पेशली मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं, जो ब्रिटिश टाइम की सिटिंग मैन्यूअर था, यानी ब्रिटिश टाइम का मतलब कि आजादी से पहले जो ऑफिस सिस्टम इंडिया में चालू हुए थे, जो मैनरिज्म था उनका ऑफिसर्स का बैठने का, वो एक परफेक्ट बॉडी को अलाइन करके, पोस्चर को अलाइन करके सिस्टम था। बट अभी क्या हुआ है, वो सिस्टम 70s और 80s तक तो फॉलो होता रहा, टिल 90s तक भी मैं मान रहा हूँ फॉलो होता रहा, बट जैसे ही 90s के बाद ऑटोमेशन बहुत आया हमारे आसपास। हाँ, ऑटोमेशन यानी कि लोग पहले साइकिल पे चलते थे, मोटरसाइकिल 80 से 90 के दशक में लोगों के यहाँ कम थी, स्कूटर, बट 90 के बाद हर एक के घर पे अचीवेबल हो गया, 2 व्हीलर 4 व्हीलर सब। बिल्कुल सर। तो हमारे फिजिकल मूवमेंट्स हो गए कम। अच्छा, वो कैसे बैठते थे? वो मैं कोई ज्यादा उम्र का तो हूं नहीं, बट मेरे को जितना मैंने मूवीज में देखा है या सुना है, समझा है, या किसी बुजुर्ग को कहीं बैठे हुए देखा ऑफिस में, तो मैंने हमेशा देखा है कि वो आगे अपने फुट स्टेप रखते थे। हाँ, टेबल के नीचे, और वो लगभग फुट स्टेप 6 से 9 इंच की हाइट पे था। हाँ, लगभग मैं ऐसे अरेंज करके रख रहा हूँ, जी। और वो ऐसे रख के दोनों पैर पे
नी स्ट्रेट रख के ऐसे बैठते थे। जी। अब जैसे ही मैं इस पोस्चर में बैठा हूं, मेरी बैक पूरी सीधी है। हाँ सर, मैं कहूं विशाल आप भी अनुभव करो ऐसे। आप ऐसे मत करो, हील पैर इसके ऊपर रखो यहाँ और दूसरा पैर एयर में रखो उतने ही लेवल पे। बैलेंस है सर, बिल्कुल। अब आप जैसे इस पे बैठे आपके स्पाइन पूरा स्ट्रेट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल है इससे सर आ रहा। अब ऐसे बैठे हो तो आपके क्या लेग्स इंगेज हो रहे हैं, टांगे काम कर रही हैं, बैक काम कर रही है, शोल्डर काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, हर जगह लोड आ रहा है। बिल्कुल सर। और आज के टाइम में जो लोग बैठते हैं वो क्या करते हैं, दोनों पैर तो नीचे टिका लेंगे जमीन पे, उसमें से भी थोड़ी देर तो सीधे रखेंगे 90 डिग्री से आगे, उसके बाद धीरे धीरे पैर जो है चेयर के अंदर आ जाते हैं। हाँ, बैंड होके 90 डिग्री। अब जैसे आप चेयर के अंदर पैर बेंड करते हो वैसे आपका जो ये स्ट्रेट पोस्चर है वो ड्रॉप डाउन हो जाता है। अब जैसे आप ऐसे बैठोगे तो आपकी लेग की मसल काम नहीं कर रही, यानी धीरे धीरे 8 घंटे में मांसपेशियां कमजोर होगी क्योंकि इस्तेमाल में नहीं है। शरीर अगर आपका इस्तेमाल में लिए तो वो डे बाय डे डिटोरेट या कमजोर ही होगा मसल स्ट्रेंथ में, मजबूत नहीं होगा। बैक पे क्या है, बैक सीधी नहीं है, मुड़ी हुई है, तो कर्वेचर में चेंज आएगा, या तो लॉर्डोसिस बहुत ज्यादा बढ़ेगी या घट जाएगी। फिर जैसे आप ऐसे ड्रॉप डाउन होके बैठ रहे हो तो गर्दन जो पहले सीधी थी वो आगे की तरफ झुकेगी, शोल्डर आगे आएंगे, तो ऑब्वियसली गर्दन में ऑब्वियस सी बात है। जो पोस्चर जिस चीज के लिए बना है, स्पाइन जो बना है हमारा चीजें अरेंज करने के लिए, अपने आप को अपलिफ्ट बराबर रखने के लिए, बैलेंस करने के लिए, टोन को, बॉडी को स्ट्रेट रखने के लिए, वो तो हम दे ही नहीं रहे, हम अल्टर्ड कर रहे हैं सब चीजें। इसलिए वो पोस्चर की परेशानी सबसे पहले आती है। फिर उसमें धीरे धीरे या तो बटक्स में पेन आएगा या घुटने में दर्द आएगा, और एकदम से अगर सडनली उठना पड़ा तो पहले तो ये पैर घुटना बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद एकदम से आगे की तरफ झुक के उठते हैं। ऐसा नहीं कि आप पैर पहले दोनों टिकाओ, हील पे लोड देके आप ऐसे उठो, ऐसे कोई नहीं उठना चाहता। वो खटाक से ऐसे हाथ रख के यूं उठेंगे आगे की तरफ जी। तो आपका सारा लोड क्या हुआ, बॉडी का ग्रेविटी आगे फॉल कर रही है। हाँ, तो सारा लोड का आएगा स्पाइन पर, लोअर बैक में, तो स्लिप डिस्क होगी, शियाटिका होगा, मल्टीपल प्रॉब्लम्स होंगी। तो ये फैक्टर्स हैं। ऐसा नहीं कि एवरीबडी फील्स द सेम पेन, सबके लिए एक वेराइटी हो सकती है। किसी को गर्दन में जल्दी मिलेगा, जो एरिया वीक होगा, पुअर, उसको वहां पेन सबसे पहले अप्रिशिएट होगा। अगर उसका ये एरिया की स्ट्रेंथ कमजोर है तो यहाँ होगा, पीठ की स्ट्रेंथ कमजोर है तो यहाँ होगा। कई ऐसे लोग हैं जो बैठे बैठे ही सोते हैं, हाँ, सीधे ही नहीं सो पाते, कई लोग हैं पीठ के दर्द की वजह से। अब पीठ का दर्द क्यों बिगड़ गया उनका, वो पोस्चर की वजह से। अवेयरनेस का कमी है किस तरह तो आप जब भी बैठे हैं ऑफिस में, ऑलवेज ट्राई टू मेक दैट कि आपकी नीज जो है वो 90 डिग्री से आगे रहे। अगर वो 6 इंच के स्लैब पे या पटिए पे रहें तो बहुत ही अच्छा है, उससे आप अपराइट रहेंगे। आपकी जो स्क्रीन सामने, अगर आप लैपटॉप या पीसी पे काम करते हैं तो आपका जो आई लेवल है उस आई लेवल पे आपकी स्क्रीन होनी चाहिए। वो अगर स्क्रीन नीचे होगी तो आप ऐसे देखेंगे, ज्यादा ऊपर होगी तो आप ऐसे देखेंगे, दोनों ही गलत है। फिर कई बार आप ऐसे सिंगल टिल्ट करके बैठ जाते हैं, एक पैर फोल्ड करके। अगर आप पैर फोल्ड करके बैठते हैं तो दोनों पैर 30 मिनट या 20 मिनट्स ऐसे चेंज करते रहे, एक ही पोस्चर में ना बैठे। और इम्पोर्टेंट चीज कि पर्स रख के कभी नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, बैक पॉकेट में जो पर्स रखते हैं या मोटा रुमाल या कागज कभी रख के नहीं बैठना चाहिए, तो भी अलाइनमेंट इशू, वो आपका पोस्चर बिगाड़ेगा और स्पाइन का पेन आएगा ही आएगा। आप उसको ऐसे समझो, ये दोनों आपके बटक्स हैं जिस पे आप बैठे हो। बाई चांस मैं इसके नीचे पर्स रख रहा हूं, आपके सामने पेपर है, मैं ये फोल्ड करके अभी ये रख देता हूं, ये आपका पर्स हो गया या रुमाल हो गया या XYZ जो भी आप मानो। अगर ये मैंने यूं रखा और ये दोनों ऐसे टिकाए तो क्या हो गया, एक ऊंचा एक नीचे जी। अब जब ये ऊंचा नीचा पेल्विक होगा जिस पे हम बैठे हैं तो ऊपर जो स्पाइन है क्या उसमें डेविएशन नहीं आएगा? बिल्कुल। इसलिए प्रॉब्लम्स होती हैं। सर
इस पूरे सेशन में काफी चीजें जो हमें सुनने को मिली और हमारे लिसनर्स को भी इस बात से काफी फायदा होगा। सर, हमारे सवालों की श्रेणी में आखिरी सवाल हमारा सिर्फ ये है कि कई मिथ ऐसे हैं फिजियोथेरेपी को लेके जिसमें ज्यादा तो हम नहीं बात करेंगे, पर एक बात जरूर करेंगे। कई लोगों को लगता है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। ये बात कहाँ तक सही है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ बुजुर्गों के लिए है या फिजियोथेरेपी की जरूरत आज के समय में हर आदमी को है? देखो, ये एज डिफाइन करके मतलब कोई अगर आपको बोलता है तो वो गलत बोल रहा है। क्या दवाइयों की जरूरत से बुजुर्गों को है? यंग किसी को नहीं पड़ती? क्या छोटे बच्चे को हम वैक्सीन नहीं देते? क्या उनको इंजेक्टेबल्स नहीं लगते हैं? लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं। क्या उनको प्रॉब्लम्स नहीं होती? बच्चों को होती है। तो जैसे बच्चों में डिलेड माइलस्टोन, सेरेब्रल पाल्सी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है। तो क्या बिना दवाई और इनके सीजर्स आना, क्या दवाइयां नहीं देते? देते हैं। तो ऐसे फिजियोथेरेपी आप किसी एज ग्रुप में डिफाइन नहीं कर सकते कि ये सिर्फ इसी एज ग्रुप में। आज से 30-40 साल पहले हमारी शारीरिक मजबूती हिंदुस्तान के लोगों की अच्छी थी, तो तकलीफ जो आती थी ज्यादातर जोड़ों के दर्द, गर्दन के दर्द, ये सब तकलीफें आती थी बिना किसी को चोट या एक्सीडेंट लगे बुजुर्गी में। तो उनका बोला हुआ वो वर्डिक्ट है पुराने लोगों का कि यार ये यूजफुल इन ओल्ड एज। बट आज के सिनेरियो में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। क्या आप मोबाइल के लिए बोलते हो कि ये बुजुर्गों के लिए? यूटिलिटी फॉर ऑल। तो हम फिजियोथेरेपी को कैसे हम एक ही पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए हाँ सर, देखा भी गया बांध सकते हैं? अब चेहरे का लकवा अगर बचपन में किसी को हो गया तो क्या वो बुढ़ापे में ट्रीटमेंट लेगा? वो तो उसी टाइम लेगा। तो जो ये सोच रहे हैं वो बहुत नैरो थिंकिंग के साथ सोच रहे हैं, और मैं उनकी सोच को ये कहूंगा कि समय से बदलाव करें। फिजियोथेरेपी, बच्चा जो सोता नहीं है ना रात को पैदा होने के बाद, जो माँ बाप को जगाता है 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक उसको गोदी में लेके घूमते रहते हैं, और जैसे साइलेंट होते हैं वो बैठते हैं और रोने लग जाता है, उस तक के लिए भी फिजियोथेरेपी की जरूरत है। मैं आपको उस सेगमेंट के बता रहा हूँ कि उसको भी फिजियोथेरेपी फायदा दे सकता है और उसकी स्लीप साइकिल नॉर्मल ला सकता है कि वो 9-10 बजे सोए और सुबह 5-6 बजे उठे। अच्छा, माँ बाप परेशान ना हो, रात भर जगे ना, उसमें भी फिजियोथेरेपी कारगर है। बट समझ में, फिजियोथेरेपी को समझ में आना चाहिए काम क्या करना है, उसके डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। तो वही जो बुजुर्ग जो उठ बैठ नहीं कर पा रहा है, चल नहीं पा रहा है, अपने वॉशरूम तक नहीं जा पाता, तो उसमें भी उतनी हेल्पफुल है कि उसको इतना स्ट्रेंथन करे कि वो एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग वो कर पाए, अचीव कर पाए। तो ये पूरा मिथ है कि फिजियोथेरेपी सिर्फ बुजुर्गों के लिए है। टोटल मिथ है। आज की लाइफस्टाइल, आज के वर्किंग पैटर्न और आजकल की जो सुविधाएं, ये सारी चीजें डिफाइन करती है कि इससे होने वाले आफ्टर इफेक्ट में किसी भी उम्र के व्यक्ति को फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। और ये तो मतलब आज आप देखें, यूट्यूब पर देखें बच्चे कितना ग्रो कर रहे हैं, रिच हो रहे हैं, तो ये किसी ने कहा था कि ये बुढ़ापे में आपको रईस होना है? सही बात है, बिल्कुल। आज कोई बाउंड्री या लिमिटेशंस नहीं है। हाँ, आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेरी तकलीफ कहाँ ठीक होगी। पेशेंट को अवेयर होना पड़ेगा। जैसे हम अवेयर है कि मेरे को कोई सब्जेक्ट या कंटेंट देखना है तो मुझे कहाँ मिलेगा? यूट्यूब पे मिलेगा, Amazon पे मिलेगा, प्राइम पे मिलेगा, नेटफ्लिक्स पे मिलेगा, जियो हॉटस्टार पे मिलेगा, या गूगल पे मिलेगा, या एप्पल टीवी पे मिलेगा। तो हम डिफाइन कर रहे हैं, हम अवेयर हो रहे हैं कि ऐसे ही आपको वो अवेयर होना पड़ेगा कि मेरी को ये तकलीफ है, इसका सही इलाज कहाँ मिलेगा। और फिजियोथेरेपिस्ट का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट, कि आपको सही फिजियोथेरेपिस्ट मिल जाए। ठीक बात है सर। सर, एक आखिरी सवाल है हमारा। जनरली हमने देखा कि जब व्यक्ति को दर्द होता है तो वो या तो अपने किसी व्यक्ति से पूछता है कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, या जनरलाइज उसको किसी ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना होता है या फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना होता है, जहां उसका मन बन जाए, जहां उसको राय मिल जाए। सर, हम दर्शकों को ये बात बताना चाहते हैं कि कब तो
ऑर्थोपेडिशियन का चुनाव होना चाहिए और कब फिजियोथेरेपिस्ट का चुनाव होना चाहिए? एक दर्द में कब फिजियोथेरेपिस्ट चुन ले आदमी या कब ऑर्थोपेडिशियन चुन ले आदमी? इस बात पे आप बताएं सर। देखो, ये हर पेशेंट की या उनके अटेंडर जो हैं, रिलेटिव्स, जो उनके केयर टेकर गार्जियंस हैं, ये उनकी इंटेलिजेंस कह लो या कॉमन सेंस पर डिपेंड है, वो एक्सपीरियंस है जी। बट मैं एज ए क्लिनिशियन बात करूं तो मैं ये नहीं कहता कि आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए। प्राइमरीली आप दिखा के आओ। बट आप अगर 5-7 दिन टैबलेट खा लेते हो और मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर लेते हो और उसके बाद वापस मूवमेंट में जाते हो और दर्द होता है, फिर भी आप ऑर्थोपेडिशियन के पास जा रहे हो तो गलत है। मतलब आपने एक 10 दिन का कोई ट्रीटमेंट कोर्स ले लिया और स्टिल वी आर इन द पेन, 11वें दिन अपन रूटीन काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम रिकवर तो हुए ही नहीं। और कोई भी चीज को स्टॉप करना यानी आपके मूवमेंट को रोकना एक बेसिक सी चीज है जो हमारे घर परिवार का हर व्यक्ति बोलता है, तेरे को तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है तो हिल डुल मत, आराम कर। तो वो जो रेस्ट करना वो इलाज थोड़ी है, वो तो एक कॉमन सेंस सी प्रक्रिया है कि जिससे समस्या हो रही है वो काम ना करें। बहुत कॉमन सेंस है, ये कोई इलाज थोड़ी, कोई ये बहुत अच्छी एडवाइस थोड़ी है कि जैम ऑफ एडवाइस है, ये तो कॉमन सेंस है, सबको पता है। जानवर को भी पता है उसके चोट लग रही तो मुझे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। पर उसका निवारण क्या है वो इम्पोर्टेंट। अब जब वो 5-7 दिन तक भी अपन उसी स्थिति में है और ठीक नहीं हो रहे हैं, दवाई लेने के बाद भी वो स्थिति बनी, तो आपको फिजियोथेरेपी का चुनाव करना चाहिए। कई मेरे पास ऐसे पेशेंट हैं जो ऑर्थोपेडिशियंस के पास नहीं जाते अब डायरेक्टली, वो मेरे पास ही आते हैं। ऐसा भी है कि वो 3 बार कभी लाइफ में उनको तकलीफ हुई तो मेरे पास आए, चौथे बार वो न्यूरोफिजिशियन और ऑर्थोपेडिशियन को दिखाने चले गए किसी के घर के किसी व्यक्ति के एडवाइस पे। बट वो देखते हैं कि 10 दिन 15 दिन में अगर मुझे वहां से आराम नहीं आया तो वो लौट के आ जाते हैं। तो ये चुनाव आपको करना है। हर डिपार्टमेंट अपना बेस्ट करने की कोशिश करता है कि ऐसा नहीं कि वो नहीं करना चाहते या आपको हील ही नहीं करना चाहते। आपको ये समझना पड़ेगा मेरी बॉडी किस तरीके से हील होगी, प्रॉब्लम क्या है, उसको निवारण स्ट्रेंथ कहां से आएगी मेरे पास वापस उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने की। क्योंकि दवाइयां आपको मजबूत नहीं करती, दवाइयां सिर्फ आपको मैनेज करती और मैनेज में आप रिकवर नहीं होते। तो इस बात को, इसका क्लोजर हम इस तरीके से करना चाहेंगे सर। ये बात हमको पूरी तरीके से समझ में आ गई है कि हमारा शरीर भी हमें हमारे व्हीकल की तरह रूटीन लाइफ में मदद करता है, और जिस तरीके से हम हमारे व्हीकल का ध्यान रखते हैं, उसकी सर्विसेज करवाते हैं टाइम पे, उसका ऑयल चेंज करवाते हैं, अलाइनमेंट सेट करते हैं क्योंकि वो हमको कहीं पे रास्ते में तकलीफ ना दे दे, तो इसी तरीके से एडवाइजेबल ये लगता है कि हमको हमारे शरीर का भी समय समय पर अलाइनमेंट सेट करवाना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। और इस सब काम के लिए लाइफ में फिजियोथेरेपिस्ट की बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही सर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सर थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। वेलकम विशाल, थैंक यू। फिर से जुड़ेंगे सर आपके साथ नेक्स्ट सीरीज में। सर थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।